गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 3 अप्रैल को होने वाली उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा का सेकेंड पेपर का सी सेट का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। लगभग 50 से 60 प्रश्न हैं और कोशिश करूंगा मैं कि इसमें हर एक प्रकार के प्रश्न सम्मिलित हो जाएं जो इसमें परीक्षा में जिस प्रकार के आने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आप लोग साथ में अभ्यास करिए और इसे एक दो बार वीडियो को देख लीजिएगा और आप लोगों को क्वालिफाई करने में कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरुआत करते हैं। हम लिंगिक कथनों में से कौन अंतर वैयक्तिक संवाद कौशल को परिभाषित नहीं करता है? यह दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच घटित होता है। बिल्कुल अंतर्वैयक्तिक है। अंतर्वैयक्तिक का मतलब हुआ। फिर इसके बाद है अंतर्वैयक्तिक संवाद कौशल की प्रक्रिया में संदेशों का प्रेषण मौखिक भी होता है। बिल्कुल, मैं आप लोगों से मौखिक ही मुखातिब हूँ। इस प्रक्रिया में प्रेषक प्राप्तकर्ता को प्रेरित और प्रोत्साहित करता है। ये भी हो सकता है। इस प्रक्रिया में संदेश के माध्यम में शंकाओं और प्रश्नों का समाधान नहीं हो सकता। नहीं, यही गलत है। ठीक है, तो आपका ये वाला गलत है, क्योंकि जब यानी अंतर्व्यक्ति संवाद हो रहा है तो हम बात करके उससे शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। यदि किसी प्रबंधन विभाग के समग्र प्रदर्शन पर एक रिपोर्ट तैयार की जानी है और सहायक से इस बारे में पूछा जाता है तो वह संचार का कौन सा रूप होगा? बताइए। सहायक से पूछा जा रहा है तो सहायक से पूछने पर कौन सा होगा? ऊर्ध्व संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार या निम्न संचार? अधिकारी अपने सहायक से पूछेगा ना, तो निम्न से ही न पूछेगा। पार्श्व का मतलब बराबर वालों से, ऊर्ध्व का मतलब उच्च अधिकारी से, अंतर्वैयक्तिक का मतलब यानी कि सिर्फ व्यक्तियों से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ये उत्तर से होगा, यानी कि कौन सा? आपका निम्न संचार। चलिए अगला प्रश्न है, संचार के औपचारिक तरीकों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? समाचार पत्र तथा प्रसारण माध्यमों से महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं नहीं मिलती हैं? बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा पाई चार्ट के माध्यम से भी समझाया जाता है। बिल्कुल समझाया जाता है। टीवी पर खेलों का सीधा प्रसारण अथवा मैच की कवरेज की जाती होती है। रीडरशिप सर्वे के माध्यम से मार्केटिंग का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, देखिए औपचारिक इन संचार का औपचारिक तरीका है, ये औपचारिक तरीका नहीं है। इससे संचार से कोई मतलब नहीं है। ये तो अपना सर्वे होता है ना कि हमने हमारा कितना क्या है, इसका मैटर होता है। ठीक है, कितने लोगों तक हम पहुंच चुके हैं, जिसे आप लोग टीआरपी बोलते हैं। तो टीआरपी से संचार से कोई लेना देना नहीं है। आप एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। देखिए अंतर्वैयक्तिक संबंध से 3 प्रश्न थे। चौथा प्रश्न है, आप एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और हाल ही में अनुसूचित जनजाति जिले में आपकी नियुक्ति हुई है। जनजाति जनता से संवाद कायम करने का श्रेष्ठ तरीका है। ये भी क्या है? संचार ही है। आप कह रहा है जनजाति जनता से आप विश्वास दिलाएंगे कि आप उनके हितैषी हैं तथा किसी भी तरह की क्षति उन्हें नहीं पहुंचाई जाएगी। उनकी संस्कृति और रीतियों को समझेंगे, उनके तौर तरीकों की प्रशंसा कर उन्हें अपनाएंगे। ये क्या हो जाएगा? सभी सही है इसका। एक रिसीवर का मतलब प्राप्त करने वाला के साथ एक अनुकूल संबंध बनाए रखने के लिए एक प्रेषक को क्या करना चाहिए? यानी कि आप रिसीवर हैं, मैं प्रेषक हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? रिसीवर का मतलब प्राप्त करने वाला जिससे बात की जा रही है, और प्रेषक का मतलब जो बात कर रहा है। तो बस वही बात की जो रिसीवर की उम्मीद है, यानी वही बात जो रिसीवर की उम्मीद है, या तकनीकी शब्दों का उपयोग करके रिसीवर को प्रभावित करना, आपसी हितों और लाभ का प्रबल देना, या सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना। तो इसमें आ जाएगा सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना। ठीक है, जिससे कि यानी कि कन्फ्लिक्ट ना पैदा हो, असुविधा ना पैदा हो।
अगला प्रश्न है, तादाद का अर्थ क्या होता है? बोलते हैं ना कि कितनी तादाद में है, तो तादाद का मतलब अधिकता, परिवर्तन या क्या चीज़ है, संख्या। तो इसमें जो तादाद का अर्थ होगा वो क्या होगा, बताइए, बता सकते हैं कि तादाद का अर्थ क्या होगा? क्योंकि तादाद हम लोग यानी कि किसी भी चीज़ की मात्रा से समझते हैं, तो यहाँ पर क्या चीज़ है, तादाद। तादाद का मतलब क्या हो गया, अधिकता। ठीक है। फुट परस्त और मौका परस्त में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो परस्त जुड़ा हुआ है, क्योंकि फुट में परस्त, मौका में परस्त लगा दिया गया। नीचे अंक श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, यानी यहाँ पर क्या आएगा, देखिए 20, 18, फिर 15 और फिर कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है। तो 20, 18, 15 और 11 हुआ। अब इसे बनाएंगे कैसे? क्योंकि यहाँ पर हम जब क्या करेंगे, हम इसी को ही पहले जोड़ते हैं। 20 से यहाँ पर क्या हुआ, 18 बना, तो यानी कि कितना हो गया, 2 घट गया। ठीक है। इसमें 2 घटा, और 18 से 15 कितना घटा, 3 घटा, और फिर इसके बाद 4 घटा। तो अब इसके बाद क्या घटना चाहिए, 5 घटना चाहिए ना। तो 11 में से 5 निकला, कितना आया, 6 आएगा। तो अब आपके पास V और 6F और V6C है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिएगा, उल्टा चल लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। D के बाद क्या है, E के बाद F के बाद क्या है, G है। तो यहाँ D के बाद यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, यानी कि पहले क्या आना चाहिए, यानी कि यहाँ यानी कि D है, तो D के पहले इधर यानी कि क्या आना चाहिए, यहाँ पर W है, X है, Y है और Z है। ये भी क्या है, W, X, Y और क्या है, Z है। तो अब इसमें कौन सा आ जाएगा? ठीक है। इसमें आपका जो उत्तर होगा वो डी होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि देखिए यहाँ से जब आप इस तरह से करेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। समझ में आया? सी, 6 और डब्लू है ना, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, वी। देखिए सी, डी, ई, एफ, जी हो गया। फिर से समझ लीजिए। ठीक है। यहाँ पर यदि सी होगा तो सी के बाद क्या हो गया, डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी। और यहाँ पर वी होगा तो वी, डब्लू, एक्स, वाई, जेड। और वी और यानी कि यहाँ पर आया नहीं है कोई भी सी, और ये है, ये उल्टा है, और यहाँ बीच में 6 है। ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा कोई नहीं। अगला प्रश्न है, इनमें अंग्रेजी के अक्षरों के जोड़ों में से 3 में से किसी प्रकार से एक समान है। अब ये बताइए कि कौन सा इनमें से क्या है, भिन्न है, कौन सा भिन्न है? देखिए आर के बाद क्या है, एस और टी आया, ई, एफ और जी, फिर एच आया, वी, डब्ल्यू, एक्स। अब ये समझ लीजिए कि यही वाला आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, एल, एम और एन। तो ये क्या हो जाएगा, इनके बीच में एक एक शब्द बाकी हैं, और यहाँ कितने हैं, 2 शब्द हैं, सॉरी वर्ण हैं। किसी संकेत भाषा में इसे ये कहा जाता है। देखिए इसे ध्यान से देखें आप, तो क्या किया है इसने, इसी को ही पलट दिया है। ठीक है। यहाँ से NUM क्या कर दिया है, इनको पलट दिया है, और आर यानी कि BER को भी क्या कर दिया है, पलट दिया है। यानी कि पहले तीसरे को पलट दीजिए, फिर दूसरे तीसरे को पलट दीजिए, तो यहाँ पर भी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, MOM तो होगा ही होगा पक्का, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, T इधर आ जाएगा, E इधर चला जाएगा, तो MOM, TNE, तो TNE और TNE, MOM, तो MOM, 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 ये 3 है। ठीक है। और यहाँ पर T यहाँ पर आएगा और E यहाँ पर जाएगा, ये आपका होगा। ठीक है। आपका हो गया ये D। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि इसमें ये कह रहा है पहले 3 को पलट रहा है, फिर इन 3 को पलट रहा है,
तो हमने क्या किया, पहले इन 3 को पलट दिया, फिर इन 3 को पलट दिया। अगला प्रश्न है, हमेशा कभी नहीं से संबंधित है, तो अब हमेशा का क्या हुआ, विलोम हुआ ना। तो उसी प्रकार से जीवित किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, जीवित मृतक से संबंधित है, अंत्येष्टि जीवन और मृत्यु से नहीं। जीवित की बात कर रहा है तो जीवित का विलोम होगा मृतक। ये सब इसमें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ ये कहा जाए घर की रखवाली कौन करता है, तो इसमें खोजो घर की रखवाली कौन करता है, कुत्ता करता है, तो कुत्ता। तो बाघ को क्या कहा जाए, कुत्ता कहा जाए। तो अब यहाँ पर घर की रखवाली कौन करेगा, बाघ। कुछ नहीं होता है, इस प्रश्न को करने में कोई टाइम नहीं लगना चाहिए। अंत में देखिए जो पूछे, पूछने के बाद जो यानी कि जिस चीज को यहाँ पर पूछ रहा है ना, उसी को यहाँ यानी कि खोजिए कि इसे क्या कहा जाता है। तो बाघ को कुत्ता कहा जा रहा है ना, और कुत्ता घर की रखवाली करता है, तो ये किसके द्वारा, बाघ के द्वारा। ठीक है। और कह रहा है कुत्ते को शेर कहा जाए, जो कुत्ता है ना उसे क्या कहा जाता है, ठीक है, शेर कहा जाता है। ये तो कुत्ता है ना, कुत्ते को क्या कहा जाएगा, शेर कहा जाएगा। ठीक है। तो अब चलिए अगला है, एक सेकेंड फिर से देख लेते हैं, इसमें कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। कह रहा है तो घर की रखवाली कौन करता है, बाघ को, अच्छा बाघ को तो कुत्ता कहा गया और कुत्ता को शेर कहा गया। सॉरी, यहाँ पर एक क्या है, कमी है कि कुत्ता जो है ना उसको हम क्या कह रहे हैं, शेर कह रहे हैं। तो बाघ नहीं, माफी चाहता हूँ, बाघ नहीं बल्कि कौन, शेर रखवाली करेगा। क्योंकि बाघ जो है ना, बाघ को देखकर हम बोलेंगे वो कुत्ता जा रहा है, और कुत्ते यानी कुत्ते को देख देख करके हम बोलेंगे वो शेर जा रहा है। आप समझ में आ गया होगा ना। ठीक है। तो कुत्ता जो है यानी घर की रखवाली कौन करेगा, शेर करेगा। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि PQRST 5 नदियां हैं, अब P Q से छोटी है। अब देखिए ये कह रहा है P नदी है और ये जो है वो किससे छोटी है, Q से छोटी है। ठीक है। तो हम इधर बड़ी ले लेते हैं, इधर छोटी ले लेते हैं, या यहीं ले लीजिए। ठीक है। P Q से छोटी है, ये Q से क्या है, छोटी है, लेकिन T से लंबी है, T से क्या है, बड़ी है। इसके बीच में भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। R सबसे लंबी है, R सबसे ऊपर हो गई, तथा एस क्यू से थोड़ी छोटी है। मतलब क्या हुआ, थोड़ी छोटी होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ या कहीं पर भी आ जाएगी, यहाँ भी आ सकती है, इसके नीचे भी आ सकती है। तो एस हम यहाँ पर कहीं पर लिख देंगे, सबसे छोटी की बात करेगा ना। तथा पी से थोड़ी लंबी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लियर हो गया, एस यहाँ पर आएगा। अब PQRST सब आ गया ना। सबसे छोटी नदी कौन सी है, टी नदी सबसे छोटी है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगले प्रश्न में कह रहा है कि श्रृंखला में कितने ऐसे छह हैं। अब आपको इस प्रश्न को करने के लिए सिर्फ छह देखना है, कहाँ पर छह, जिसके ठीक पहले 5 है। तो अब देखो आपको ये देखना है, 56 देखना है। ठीक है। 5 है लेकिन 3 नहीं है, 3 नहीं है ना, तो 3 को काट दो, यानी 563 नहीं होना चाहिए, लेकिन 56 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर है ना एक, ठीक है। अब ये नहीं होगा, यहाँ 3 है, एक हो गया। अब यानी आपको क्या खोजना है, कुल कितने से 6 हैं, तो आपको 6 खोजना है, 56 खोजना है। फिर कितना हो गया, 2 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद ये नहीं होगा। तो कुल कितने हैं, 4 अधिकतम दिए हैं, हमारा निकल गया। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। ठीक है। तो इन्हें देख सकते हैं आप फिर से, यहाँ पर एक तो हमको कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, दूसरा कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, तीसरा कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, चौथा कहाँ पर मिलेगा हमको, ठीक है, ये मिलेगा। क्लियर, तो समझ में आ गया, 4 हो गए। ओके चलिए आगे, इसमें कह रहा है प्लस को माइनस, ठीक है, ये जहां पर जो लिखा है ना इसे क्या कर दीजिए, वही लिख दीजिए। यहाँ पर क्या हो गया, माइनस हो गया। फिर माइनस का अर्थ क्या है, गुणा हो गया, यहाँ गुणा लिख दीजिए। और गुणे का अर्थ भाग है, तो यहाँ पर क्या हो गया, भाग हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले से भाग देने पर हमारे पास क्या आएगा, 6 आया। ठीक,
भाग हमने सबसे पहले दे लिया। और फिर हमें गुणा करना है, यहाँ पर क्या है 10 दहाई 100। अब कह रहा है कि और भाग का अर्थ जोड़ है, तो हो गया 106। अब इसमें से क्या करेंगे, ऋण कितना कर देंगे, ठीक है, हम 10 कर देंगे। तो 106 में से 10 घटाएंगे। समझ में आया नहीं आया? यहाँ भाग होगा, यानी यहाँ क्या होगा, भाग होगा तो 60 में यानी 10 से भाग देंगे 6 आएगा। इन दोनों के मध्य क्या है, गुणा है, तो 10 दहाई 100 हो जाएगा। और भाग को बोल रहा है धन, तो धन कर दिया, तो 106 हो गया। और यहाँ ऋण है तो यहाँ ऋण लिख दिया, ठीक है। तो ऋण कितना है 10 है, तो 106 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 96 आएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि इसमें इस कंडीशन में यदि ये दिया गया है तो डी के विपरीत फलक कौन सा होगा। तो डी के विपरीत कौन सा फलक होगा, ये चारों दे रहा है। तो इसमें डी के विपरीत फलक निकालने के लिए आपको देखिए, यहाँ पर एस है, यहाँ पर भी क्या है, एस है, ठीक है। यहाँ यू है और ये चीज़, सबसे पहले ये निकालो कि डी के विपरीत क्या नहीं हो सकता है। डी इसमें है, डी इसमें है ना, डी और डी। चलिए हम ये लिखेंगे कि डी के विपरीत क्या नहीं होगा, तो कौन सा नहीं होगा, एम नहीं होगा, एस नहीं होगा। डी के एम और एस, यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई और यू नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 तो निर्धारित हो गए ना। अब सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ बचा, एक बचा, और वो कौन सा है, डब्लू है। देख लीजिए, ठीक है। ये जनरली क्या चीज़ हो गया, इसी से आपका आ गया है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, इसका विपरीत जो है वो डब्लू होगा। समझ में आया कि नहीं आया? हम पहले निकाल लेते हैं कि डी के साथ जो होंगे, यहाँ पर जो डी के साथ दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर जो डी के साथ दिखाई पड़ रहा है वो उसके साथ नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, फिर जो नहीं होगा उसके बाद वाला है, ठीक है। तो 6 ही फलक तो होते हैं, तो 1 2 3 4 5 और एक क्या चीज़ हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पर यानी कि 6 फलक हैं, तो 6 फलक में डब्लू नहीं है, वो उसी के विपरीत होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक फोटो की तरफ तस्वीर, यानी कि फोटो की जो है उसमें तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए अंजना ने कहा, ये अंजना है और यानी ये फोटो है, ये फोटो ले लीजिए, ये फोटो है। अब कह रहा है उसके भाई का पिता, इसके इसका जो भाई होगा वो ये होगा, तो इन दोनों का पिता होगा ना, यानी कि उसके भाई का ये पिता मेरी दादी का इकलौता पुत्र है, ठीक है। दादी का इकलौता पुत्र है। अब देख लीजिए कि अब ये हो गया ना, तो ये जो है यानी कि उसके भाई का पिता, इसके भाई का पिता जो उसकी दादी है, ठीक है, उसका क्या है, इकलौता पुत्र है। तो इकलौता पुत्र का मतलब क्या चीज हो गया कि ये जो है ना, अब इसका ये भाई की बात कर रहा है, उसके भाई का पिता मेरी दादी का इकलौता पुत्र है। अब कह रहा है कि अंजना का उस तस्वीर में स्थित पुरुष से क्या संबंधित है, तो यहाँ पर क्या संबंध है, ठीक है। तो ये तो इसके क्या हो गए, इसके भी पिता हो गए, इसके भी पिता हो गए, दोनों भाई भाई हैं, इनके पिता हो गए, ठीक है। अब ये जो है ना, ये इनकी दादी का इकलौता पुत्र है, यानी अंजना की दादी का इकलौता पुत्र है ये। तो अंजना की दादी कौन होगी, ये होगी ना। यदि अंजना को हम यहाँ से लें तो अंजना की दादी का ये क्या हो गया, पुत्र हो गया, तो यहाँ पर कोई ना कोई और भी होगा, ठीक है। तो यहाँ से यानी अंजना हो गई, अंजना का ये पिता हो गया, पिता का क्या चीज हो गया, ये यानी दादी हो गई, यानी पिता की माँ हो गई, यहाँ से हो गया। अब ये कह रहा है कि दादी मेरी दादी का इकलौता पुत्र है, तो ये व्यक्ति दादी का इकलौता पुत्र है, ठीक है। जब ये दादी का इकलौता पुत्र है तो अब इसमें देखिएगा कि वो व्यक्ति यानी कि इकलौता पुत्र है, तो अब ये व्यक्ति इसका पुत्र है,
तो ये इसका इकलौता पुत्र है और ये इकलौता यानी कि ये इसके पुत्र हैं। तो इसका मतलब क्या चीज़ हो गया कि यानी ये भी तो इसकी दादी हो गई। बात समझिएगा कि इसकी दादी ये भी है, अंजना की भी दादी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अंजना इस व्यक्ति की क्या हो गई, बहन हो गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिम की ओर जाते हुए सीमा एक चौराहे पर पहुंचती है। सीमा कहाँ चली, ये पश्चिम की तरफ चली। यहाँ पर आप बनाएंगे उत्तर, ठीक है। इस तरह से जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, ये पूरब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पश्चिम। हमेशा ही होता है, ये उत्तर है। ये क्या चलती है कहाँ, पश्चिम की तरफ चलती है। पश्चिम तरफ यानी कि चौराहे पर पहुंचती है। वह थिएटर जाना चाहती है। अब इधर चल रही है ना, उसके सामने की सड़क एक कॉलेज की ओर जाती है। सामने की सड़क जो है वो कॉलेज की ओर जाती है और बाईं ओर की सड़क उसे एक सार्वजनिक पुस्तकालय में पहुंचा देती है। बताएं कि थिएटर किस दिशा की ओर है। पश्चिम की ओर जाते हुए सीमा एक चौराहे पर पहुंचती है। अब कह रहा है कि यहां पर चौराहे पर पहुंच गई। अब देखिएगा, ये हो गया, ये चौराहा है, सीमा यहां पर पहुंच चुकी है। अब इसका मुंह किधर की तरफ है, इधर की तरफ है। जब इधर की तरफ इसका मुंह है तो इसका मतलब हो गया कि थिएटर, उसके सामने की सड़क कॉलेज, ये कॉलेज की तरफ है। समझ में आ गया ना, ये कॉलेज की तरफ है क्योंकि इधर की तरफ मुंह करके वो खड़ी है और जाती है। और बाईं तरफ जब इधर की तरफ जा रही है तो बाईं तरफ ये हो गया ना, तो ये पुस्तकालय हो गया। अब पूछ रही है कि थिएटर किधर की तरफ है, तो थिएटर किधर की तरफ है, उत्तर की तरफ होगा। तो थिएटर किधर की तरफ होगा, उत्तर की तरफ होगा। समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ से चल रही है तो उसके सामने वाली कहाँ जाएगी, कॉलेज जाएगी। उसके जब इधर की तरफ यानी कि इधर की तरफ है तो इसका दायां ऊपर होगा, बायां नीचे होगा। तो ये यानी दक्षिण की तरफ पुस्तकालय है, तो थिएटर किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा। तो इसका हो गया उत्तर दिशा, ठीक है। अगला प्रश्न है, 5 लोगों के एक समूह में KLM महत्वाकांक्षी हैं, ठीक है। अब देखिए, ये है KLM महत्वाकांक्षी हो गए, ठीक है। इस बार MN और R ईमानदार हैं, ठीक है। अब ये हो गया ईमानदार, लो ये मैंने ले लिया। LMN बुद्धिमान है, ठीक है। अब चलो ये भी बना लेता हूं मैं, LLM बुद्धिमान है। KN और R अध्यावसायी हैं, ठीक है। तो इनमें से वह व्यक्ति जो ना तो अध्यावसायी है और ना ही महत्वाकांक्षी है, कौन सा होगा, ठीक है। तो 4 बनाने हैं हमको, एक ये बना लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है देखिए, कह रहा है KLM महत्वाकांक्षी है। यदि इसको हम महत्वाकांक्षी मिले तो, और इसे लें, यहाँ पर क्या चीज आ जाएगा आपका, बड़ा बना लेते हैं इसको। चलिए, ये गोला हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आयत हो गया, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। और ये हमारा हो गया वर्ग, ठीक है। चलिए, अब आप इससे बना सकते हैं या एक और मैं अच्छी तरीके से आप बता देता हूं आपको, उससे कर लीजिए, जल्दी आ जाएगा, ठीक है। यहां पर सबको ले लीजिए। यहां पर है KLM के हो गया, L हो गया, M हो गया, N हो गया, R हो गया, ठीक है। यहां ले लीजिए, ये है आपका पहला है महत्वाकांक्षी,
माँ लिख दिया मैंने, ईमानदार। ठीक है, अब महत्वाकांक्षी कौन है? के है, एल है और एन है, महत्वाकांक्षी हो गए। इसके बाद ईमानदार कौन कौन से हो गए? के, एल और एम, ये महत्वाकांक्षी। ईमानदार हैं एम, एन और आर, ईमानदार हो गए। ठीक है, फिर है बुद्धिमान। ठीक है, तो बुद्धिमान कौन है? एल, एम, एन। ठीक है, तो एल, एम और एन, ये बुद्धिमान है। ठीक है, और के, एन, आर, के, एन और आर, ये क्या है? अध्यावसायी है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो ना तो अध्यावसायी है, तो अध्यावसाय नहीं है, ये काट दिया, अध्यावसायी नहीं है, ना ही महत्वाकांक्षी है। और क्या चीज है? महत्वाकांक्षी कौन है? यहां पर क्या चीज आ गया? महत्वाकांक्षी का। तो देखिए, ये भी महत्वाकांक्षी, ये भी महत्वाकांक्षी, सभी कट गए, तो इसका मतलब क्या चीज हो गया? इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर होगा। इससे भी आसानी से आपने कर लिया कि ये जो है यानी कि इसमें लिख देंगे और टिक लगा देंगे, जो नहीं है उन्हें काट लीजिए, आसानी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये डिसीजन मेकिंग पर है प्रश्न। ठीक है, प्रश्न है, 3 कथनों पर विचार कीजिए। दौड़ में केवल छात्र ही भाग ले सकते हैं। दौड़ में भाग लेने वालों में कुछ बालिकाएं हैं। दौड़ में भाग लेने वाली सभी बालिका प्रतियोगियों को प्रशिक्षण हेतु बुलाया गया है। अब कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है? इन तीनों को पढ़ने के बाद कौन सा एक निष्कर्ष निकाला जाएगा? ठीक है, अब इनमें से यह है कि दौड़ में केवल छात्र ही भाग ले सकते हैं। दौड़ में भाग लेने वालों में कुछ बालिकाएं हैं, और दौड़ में भाग लेने वाली सभी बालिकाएं प्रतिभागियों को प्रशिक्षण हेतु बुलाया गया है। तो दौड़ के सभी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण हेतु बुलाया गया है, यहाँ पता नहीं है। सभी छात्रों को प्रशिक्षण हेतु बुलाया गया है। ठीक है, तो क्या ये सही है? ऐसा तो इससे पता नहीं चलता है। दौड़ के सभी प्रतिभागी छात्र हैं। और फिर कह रहा है उपरोक्त कथनों में से कोई कथन सही नहीं है। ठीक है, देखिए इन्हीं तीनों में से कौन सा कथन है, फिर से एक बार देख लीजिए। दौड़ में केवल छात्र भाग ले सकते हैं, हमें पता चला कि दौड़ जो होगी ना, उसमें छात्र ही भाग लेंगे। दौड़ में भाग लेने वालों में कुछ बालिकाएं हैं, भाग लेने वालों में कुछ बालिकाएं आई हुई हैं, लेकिन जो दौड़ में भाग लेने वाली बालिकाएं हैं, सभी बालिकाएं, उन्हें प्रशिक्षण हेतु बुलाया गया है। तो इसका मतलब क्या चीज हो गया? निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सभी बालक क्या हैं? दौड़ में भाग लेंगे। तो दौड़ के सभी प्रतियोगिता कौन है? छात्र हैं। ठीक है, यहाँ छात्र की बात कर रहा है, छात्र और छात्राओं की बात नहीं कर रहा है, बालक और बालिकाओं की बात नहीं कर रहा है ये। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हुआ या नहीं? छात्रों की यहाँ पर बात कर रहा है, तो छात्र में क्या होते हैं? बालक और बालिकाएं होती हैं, वो छात्राएं नहीं होती, उसमें मत जाइएगा। यही शब्दों का फेर है, यही तो डिसीजन मेकिंग है। अगला प्रश्न है कि इसमें से सर्वाधिक उपयुक्त निष्कर्ष सुनिए। अवघड़नाथ मंदिर मेरठ में स्थित है। मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है, अवघड़नाथ मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर यानी कि निष्कर्ष निकाला गया कि अवघड़नाथ मंदिर उत्तर प्रदेश में है। सत्य है, संभवतः सत्य है, असत्य या कह नहीं सकते। ठीक है, तो इसमें जो उत्तर होगा क्या होगा? देखिए, अवघड़नाथ मंदिर मेरठ में स्थित है और मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो क्या निकला कि अवघड़नाथ मंदिर कहाँ पर यानी सत्य है, ये यूपी में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, काफ़ी महंगा होने के बावजूद टेलीविज़न एक विलास वस्तु नहीं है, क्योंकि टेलीविज़न के द्वारा हम काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? सभी महंगी वस्तुएं विलास वस्तु मानी जाती हैं।
शिक्षा के लिए सभी जरूरी वस्तुएं विलास वस्तु नहीं है। टेलीविज़न शिक्षा के लिए ज़रूरी है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, टेलीविज़न विलास वस्तु नहीं है। अब इनमें से जो निकाला गया है वो कौन सा है? देखिए, ये कह रहा है कि महंगा होने के बावजूद भी, तो महंगा हो विलास की वस्तु नहीं है, इसका मतलब क्या, वो सभी महंगी वस्तुएं क्या होती हैं, विलास की वस्तुएं मानी जाती हैं, ये निकाला जाता है। शिक्षा के लिए सभी जरूरी वस्तुएं विलास की वस्तुएं नहीं है। ठीक है, ये तो नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये चीज़ है वैध निष्कर्ष, यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है ये वाला भी। लेकिन अब जो है आपके पास, यानी कि निश्चित है इसमें कि टेलीविज़न विलास की वस्तु नहीं है। यहाँ क्लियर क्लियर दे रहा है, विलास की वस्तु नहीं है दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यही डी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें कह रहा है फ्रेज ग्रीन आइड। ठीक है, तो ग्रीन आइड इसमें है, तो ग्रीन आइड जो फ्रेज है इसका मतलब क्या होता है? तो रिच होता है, या जीलस होता है, अथवा हैंडसम होता है, या एंथुसिएटिक होता है? तो बताइए कौन सा होगा ग्रीन आइड का? तो ग्रीन आइड का होता है क्या, जीलस। इस फ्रेज का उत्तर होता है जीलस। अब इसमें कह रहा है चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर मीनिंग इन द गिवन वर्ड। ठीक है, LIVID। ठीक है, इसका LIVID का इसका अर्थ होता है गुस्से से लाल पीला होना, और इसका साइनोनिम्स, ठीक है, क्या चीज हो जाएगा, एंग्री होगा। तो पैनिक, एंग्री का मतलब क्या हो जाना, क्रोधित हो जाना। आगे है चार लगातार आने वाली सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? अब इसे आपको ऐसे करना है, देखिए, चार लगातार आने वाली सम संख्याएं, तो यदि एक संख्या x हो गई, ठीक है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, x+2 हो जाएगी, तीसरी x+4 हो जाएगी, और चौथी x+6 हो जाएगी। और इसको क्या करेंगे, ये संख्या है। अब कह रहा है कि इनका औसत 27 है, तो इसका मतलब हुआ कि बराबर 4 × 27 इतना हो गया। तो यहां से जो आएगा x x x और x कितना हो गया, 4x। ठीक है, 6 4 10 और 2 12 इसमें घटा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 सते 28, यानी कि और प्लस कितना है, 6 4 10 2 12। ठीक है, यहाँ पर 12 है, इसमें से 4 सते 28, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 सते 28, 4 दूनी 8 तो 10 हो गया। अब इसमें से x बराबर हो जाएगा 12 घटाएंगे 4 से भाग देंगे। ठीक है, 12 घटाएंगे तो यहाँ 6 आएगा। ठीक है, और 10 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 9 आएगा। 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8। ठीक है, 2 आया, बचा 1, 4 चौक 16, तो 24 है ना। 24 x का मतलब 24, सबसे छोटी संख्या कौन सी आई, 24 आई। अब कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो 24 में से 6 जोड़ दीजिए, तो 24 और 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? यानी कि जो सम संख्या होती है ना, उनका जो जोड़ होता है ना, वो दो दो संख्याओं के बाद आती है। जैसे है 4 फिर 6 फिर 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 से शुरू हो जाएगा, 24 फिर यानी 24 है, और फिर 26 है, और फिर 28 है, और फिर कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, तो 30 सबसे बड़ी संख्या है, सबसे छोटी पूछता तो 24। अगली संख्या कह रहा है 2 अंकों से बनी संख्या का योग कितना है, 10 है। 2 अंकों की बनी संख्या के अंकों का योग 10 है। ठीक है, तो यदि एक अंक कितना है, x है, और दूसरा क्या है, y है, तो जो संख्याएं हैं ना, ठीक है, जब यानी संख्याएं हैं
तो इसे हम यदि दहाई का ले लेते हैं, इसे इकाई का ले लेते हैं, तो जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 10x प्लस वाई इतनी। अब यहाँ हमें दे रहा है कि जब अंकों का स्थान पलट दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 27 कम है। अब इसमें कह रहा है कि जो इसे पलट दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 10y, ठीक है, और प्लस x, ये बराबर किसके है, 27 के है। ठीक है, अब यहाँ पर इसे हल करिए, 10x है, इसमें से 1x घट जाएगा, कितना आएगा, 9x, y है 10y ऋण 9y, और ये बराबर है कितना, 27 के। यहाँ से आ जाएगा x माइनस वाई बराबर कितना, 27। सारे स्टूडेंट्स डिस्टर्ब हो गया था। कह रहा है 2 अंकों से बनी संख्याओं के अंकों का योग। चलो ये जो अंकों का योग है वो ले लीजिए, x प्लस वाई बराबर कितना है, 11 है। ठीक है, अब जो संख्या है ना, दहाई का अंक बोल रहा है, तो 10x धन वाई ये है। जब इनको अंक पलट देंगे मतलब ये दहाई पे आ जाएगा, जैसे इतना है ना, जैसे 63 है, तो इसको क्या चीज करेंगे, पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक, आप चाहें तो इस संख्या से यानी कि इनमें से ही यानी चेक कर लीजिए। पहले मैं आपको क्या कर रहा हूं, इनमें से चेक करके बता दे रहा हूं। देखिए 47 यानी 47 है और 47 है, और इसका क्या बनेगा, 74। कह रहा है कि यदि 74 हो गया तो मूल संख्या के 27 कम है, तो ये नहीं होगा ना। अब यानी कि 74 है तो ये हो सकता है 47। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, 47 बनेगा। तो 14 में से 7 निकला, 7 आएगा ना, तो ये दोनों संख्याएं तो होंगी नहीं। अब 65 और 56 इन्हीं में से दोनों में से एक आएगा, तो 65 और 56 कह रहा है कि यदि उनको बदल दिया जाए तो उनके बीच में कितने का होगा, अंतर 27 कम हो जाती है। अब 7 4 11, ठीक है, 7 4 11। अब यहाँ पर है 65 है, 6 5 11, तो पहले संख्या क्या थी हमारे पास, 65 थी, अब कितनी हो गई, 56 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ से घटाएंगे तो कह रहा है जब अंकों का स्थान पलट दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 27 कम हो जाती है, तो मूल संख्या बताएं। ये तो इसमें तो कोई उत्तर आने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है, 47 का 74 हो जाए तो 74 तो कम नहीं होगा ना, मूल संख्या है। चलिए यदि इस तरह से सॉल्व करते हैं इसका, अच्छा 27 है तो ठीक तो है, आपका 74 है ना, ठीक है, आ गया उत्तर तो आपका है 74। 74 में आप 47 घटा दीजिए, कितना आया, 14 में से 7 गए 7, मेरे दिमाग में 11 रह गया, और यानी यहाँ से बचा 6, 6 में से ये इतना हो जाएगा, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 74 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले 74 था, बाद में जब बदल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, अंतर करेंगे 27 आ जाएगा। यही एक सिंपल सा मेथड है। आप चाहें तो उसे 10x, ठीक है, और प्लस वाई, और फिर माइनस एक्स और माइनस 10y इक्वल टू 27 कर लीजिए, तो 9x माइनस 9y इक्वल टू 27।
तो x माइनस वाई इक्वल टू 27 को 9 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। तो अब x प्लस वाई दिया हुआ है, ठीक है, तो x प्लस वाई दिया हुआ है आपका 11 और x माइनस वाई दिया है 3 आया है। जोड़ दीजिए, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, तो 7 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 7 4 11 होता है, 74 हो जाएगा। आ गया होगा समझ में आप लोगों को। चलिए देखिए, इसे सॉल्व करना पड़ेगा और इसे सॉल्व करके तभी क्या कर पाएंगे, ठीक है, हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर गांव की कुल जनसंख्या दी गई है, ये गांव है ABCDEF और G गांव है। कह रहा है पुरुष और महिला का अनुपात इतना है, ठीक है, तो पुरुष और महिला का अनुपात इतना है। आपको इसे बार बार देखना पड़ेगा, तभी आप इसको क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन कर पाएंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि गांव ए में पुरुषों की संख्या 2000 है तो गांव बी की जनसंख्या कितनी है। अब देखिए, यहां पर जो यानी कि प्रश्न है ये पूरा का पूरा, इसमें कह रहा है 20% है, तो 20% का मतलब 100 का, ठीक है, ध्यान समझिएगा, 20% में 2 पुरुष हैं और एक क्या है, महिला है, 2 अनुपात 1 का अनुपात है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि यदि जो है ना वहां पर अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है 2000 पुरुष हैं, आप समझिएगा, यानी कि यदि 2000 पुरुष हैं, ठीक है, तो 1 अनुपात है, तो 1000 तो क्या होंगी, स्त्रियां होंगी ना, तो कितना हो गया 3000। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। 20% कितना है, 20% है 3000 के करीब, ठीक है, 20% 3000 पर है। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन क्या हो रहा है, बी की जनसंख्या पूछ रहा है, तो बी 15% है ना, देखिए 20% 3000, तो 15% कितना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लीजिए कि 20% है कितना 3000, तो 15% कितना हो जाएगा, तो 3000/20 और गुणे 15, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 100, और 15 पर नियम 225 होता है, तो कितना हो जाएगा 2250 हो जाएगा कुल जनसंख्या बी की। समझ में आया नहीं आया। पुरुषों की जनसंख्या यानी कि वहां पर अनुपात है वो 2:1 है, तो 2000 है तो 1000 स्त्रियां हो जाएंगी, तो कुल जनसंख्या कितनी हो गई 3000, जो 20% के बराबर है। तो 20% 3000 है, तो 15% कितने के हो जाएगा 2250 के। आगे अब प्रश्न है, कह रहा है गांव जी की जनसंख्या 2000 है, तो ई की जनसंख्या कितनी होगी। अब फिर से क्वेश्चन देखना है, किसका, जी और ई की बात कर रहा है। जी की जो है जनसंख्या, जी 5% है और ई कितना है 10%, 2 गुना है ना, तो कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 है, तो इसकी क्या हो जाएगी 4000 हो जाएगी। प्रतिशत 2 गुना है, तो ये भी क्या हो जाएगा 2000, यानी कि 2 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि गांव जी में महिलाओं की संख्या 3600 है तो गांव ए में महिलाओं की संख्या कितनी होगी। अब देखिए फिर से यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, वही जी और ए का निकालना पड़ेगा। तो जी 5% है और यहाँ पर जो जी का वो अनुपात दिया हुआ है, तो 2:3 है, 3 महिलाएं हैं तो 2 पुरुष हैं, यानी कुल 5 हो जाएंगे। तो समझ में आया, कोई बात नहीं है, मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए इसमें जो है कह रहा है कि जी में महिलाएं 36, यानी कि 3 अनुपात हैं ये, ठीक है, कितना 3 अनुपात कितना है 3600 है, ठीक है, 3600 है, तो 5 अनुपात कितना हो जाएगा, तो 3 से भाग देंगे और 5 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, ठीक है, तो 12 हो गया, 12×3=36, ठीक है, 1200, 12×5=60। अब ध्यान दीजिएगा 6000 आया, और 6000 कितने प्रतिशत है 5% है,
ठीक है, तो 20% कितना होगा, कह रहा है 36। तो गांव ए में महिलाओं की संख्या कितनी होगी। अब ये ध्यान दीजिएगा, जो गांव ए है उसमें कुल जनसंख्या पहले निकालेंगे, तो 5 चौक 20, 4 गुना, तो 6 चौको 24, तो 24,000 कुल लोग होंगे। ध्यान दीजिएगा, लेकिन 24,000 में कितने, 2 पुरुष होंगे तो 1 महिला होगी। ठीक है, तो आप इसे क्या कर दीजिए, 3 से भाग दीजिए। 3 से भाग देंगे तो 3 अट्ठे 24, कितना आया, 8,000। तो महिलाओं की संख्या कितनी हो गई, 8,000। ठीक है, और 16,000 संख्या किसकी हो जाएगी, किसकी, पुरुषों की संख्या हो जाएगी। ओके, आ गया समझ में। अब इसमें है कि केवल एक उत्तर दीजिए, यदि एक पर्याप्त है तो क्या कीजिए, एक उत्तर दीजिए, लेकिन दूसरा पर्याप्त नहीं है। यदि दूसरा पर्याप्त है, एक पर्याप्त नहीं है, तो बी उत्तर दीजिए। यदि एक और दो दोनों उत्तर देने के लिए आवश्यक हैं तो सी उत्तर दीजिए, और यदि दोनों नहीं है तो क्या दीजिए, उत्तर डी दीजिए। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न है, कह रहा है कि यहां पर एक आयताकार, जो यानी कि आयताकार जो प्लेट है, ठीक है, इसमें आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल क्या है। तो आयताकार प्लाट का जो क्षेत्रफल है वो किससे निकलेगा, कह रहा है प्लाट की लंबाई कितना है, 375 मीटर है, और प्लाट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है, इसके लिए हमें ज़रूरी ये है कि दोनों चाहिए, क्योंकि लंबाई और लंबाई से हम क्या कर लेंगे, चौड़ाई निकाल लेंगे। ठीक है, तो जब दोनों हमारे लिए ज़रूरी है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना। तो इसका उत्तर सी है कि दोनों को मिला करके सी उत्तर हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों को मिलाकर क्या होगा, तब हम उत्तर दे पाएंगे। वृत्त की परिधि कितनी है, वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 2 गुना है। चलिए ठीक है, और वर्ग की भुजा 56 सेंटीमीटर है। इसमें भी क्या हो जाएगा, सी होगा, क्योंकि इससे हम क्या निकालेंगे, इससे निकालेंगे, भुजा दी है तो क्षेत्रफल निकालेंगे, और वही वर्ग का वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसका भी सी होगा, पहला और दूसरा दोनों मिला करके जरूरी। गीता की आयु कितनी है, गीता की आयु सुनीता की आयु का 1/4 है, जिसकी आयु उसकी 6 वर्षीय पुत्री से 6 गुनी है। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल इससे पर्याप्त है। कह रहा है कि 6 वर्षीय पुत्री से 6 गुनी है, तो 6 वर्षीय पुत्री का 6 गुना मतलब 36 वर्ष किसकी है, सुनीता की। और सुनीता की 1/4 यानी कि 4 से भाग देंगे तो 9 वर्ष गीता की आयु आ जाएगी। तो इससे क्या है, पर्याप्त है ये। फिर है गीता की आयु सुनीता की पत्नी की पुत्री की आयु की कितनी है, 1.5 है। ठीक है, इसमें 1.5 गुनी है। देखिए ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पुत्री की आयु या सुनीता की आयु नहीं दी गई। ठीक है, तो इसमें सिर्फ क्या है, एक पर्याप्त है, दूसरा पर्याप्त नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि ये प्रश्न आएंगे जरूर, 2 या 3 प्रश्न आएंगे। एक संख्या के 1/6 का 20% कितना होगा। तो संख्या के 1/6 का संख्या का 3/4 इतना है। ठीक है, संख्या का 3/4 इतना है। तो इसमें यानी कि एक संख्या के 1/6 का 20% कितना होगा, तो संख्या का 3/4 इतना है। अब कह रहा है, अच्छा तो इसको निकालेंगे, कह रहा है संख्या का 3/4 इतना है, तो संख्या के 1/6 का कितना होगा। अब इसमें कह रहा है संख्या के 35% और 25% के बीच का अंतर इतना है। तो इसमें या तो 2 या तो ठीक है 1, दोनों में से एक को लेकर के क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, 1 या तो 2। सी वाला जो है ना तो 1 ना तो 2 है। अब अगला प्रश्न कह रहा है श्री गुप्त की वार्षिक आय कितनी है। श्री गुप्ता अपनी मासिक आय का 14% जीवन बीमा निवेश करते हैं, कोई बात नहीं। अपनी मासिक आय का 25% घरेलू खर्च में लगाते हैं तथा बाकी की बचत करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ हमें नहीं पता है कि बाकी कितना होता है।
अब कह रहा है श्री गुप्ता की मासिक आय का 15%, सुहेल की मासिक आय का 50% है, जो 3750 है। ठीक है, तो अब 3750 होने पर बताइए आपका, ये तो संभव है नहीं, इसी से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, सुहेल का मासिक आय 50% इतना है, तो ये 15% है, तो 100% कितना हो जाएगा, इतना बटे 15 गुणे 100 निकल जाएगा। तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी कि दूसरा न, ए पहला नहीं बल्कि दूसरा क्या है, पर्याप्त है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 78 शेष बचता है, इसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। ठीक है, कह रहा है कि किसी संख्या, कोई संख्या है ना, उसमें क्या करिए इसे, अब इसे सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, देख लीजिए क्या ये 37 से विभाजित है। यदि 37 से विभाजित है तो फिर क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब जो है यदि ये यानी कि विभाजित है और 37 से विभाजित होने पर यदि है, तो इसका मतलब क्या होगा, फिर इसे 37 से विभाजित करने पर इसे हम यानी विभाजित कर लेते हैं, उतना ही शेष क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, तो पहले चेक कर लीजिए कि पहले आपको देखना है कि ये 37 से विभाजित है या नहीं है। ठीक, क्योंकि 37 से भाग देने पर, ठीक है, यानी कि ये है ना, तो 296, ठीक है, 37 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, 37 से डिवाइड करेंगे तो 3, अब ये 3×9 = 27, ठीक है, और 9×7 = 63, ठीक है, 7×8 = 56, 8 बार, 8×7 = 56 और 8×3 = 24 और 5 कितना हो गया, 29, विभाजित है बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है कि ये इससे विभाजित होता है, अब सिर्फ इसको इससे विभाजित कर दीजिए। तो 78 को किससे विभाजित करिए, आप विभाजित कर दिए 37 से। ठीक है, तो 78 को 37 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2, तो कितना हो जाएगा 74, 2×7 = 14 और 2×2 = 4, सॉरी 2×3 = 6, 1 7, 4 बचा शेष, तो कितना शेष बचेगा, 4 बचेगा। समझ में आया। पहले चेक करिए कि ये इससे विभाजित होता है नहीं होता, यदि ये इससे विभाजित हो जाता है तो सिर्फ, और ज़्यादातर जब प्रश्न दिए रहते हैं ना, तो मैं ये कहूँगा कि आप इसको मत चेक करो, इसे उठा करके इस वाले को, जो शेष बचता है ना, इसे इससे उठाकर विभाजित कर दो, जो बचेगा वही आपका शेष होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है। इसमें अपरिमेय संख्या है आपकी पाई संख्या अपरिमेय है। ठीक है, जो पाई संख्या है वो अपरिमेय होती है, कहीं पर भी आए, इतना इतना और इतना सरलीकृत करने पर क्या प्राप्त होगा। अच्छा चलिए देखिए, इसे सरलीकृत जब करेंगे ना, तो इसे सरल करो, 3×2 = 6 और 6 में से 1 निकालेंगे कितना, 5/3, पहले का ये हल हो गया। फिर गुणा करो, 5×2 = 10, 10 में से 3 निकालेंगे कितना, 7, ठीक है, 7/5, और गुणे 7×2 = 14 और 14 में से 5 निकालें कितना आया, 9, और 9 बटे कितना हो गया, 7। देखो ये सब यानी कि 7 से 7 घट गया, 5 से 5 घट गया, तो यहाँ नीचे सिर्फ क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, नीचे सिर्फ क्या बचता है, 3 बच रहा है यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर ये वाला जो दिया है लास्ट वाला, हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट वाला सॉल्व करने पर जो लास्ट में बचेगा ना, वही बचेगा। ये तो ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल यानी कि कट जाएगा, और कटेगा तो कटने के बाद, ठीक है, कटने के बाद अब आपके पास जो उत्तर आएगा, ठीक है, जो भी बचेगा, ये समझ लीजिए हम ये देख रहे हैं ना, इससे आगे सवाल मत करो, करो ये, यहाँ 3 बचा, इससे ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है, तो इसी तरह से जब यहाँ पहुँचेगा ना, तो जो 99 और 9 है ना, ये अपने इस वाले से कट जाएगा, तो इससे जब कटेगा तो नीचे क्या बचेगा, 3 बचेगा ना, और 3 यहाँ पर सिर्फ एक में है, कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो आपका उत्तर सिर्फ यही हो जाएगा, और करने की जरूरत नहीं है। नहीं चाहें तो इसका इसके साथ क्या कर लीजिए,
ठीक है, इसका इससे गुणा करिए, इसे घटाइए और फिर उसको देखिए ये कट जाएगा और यहीं जो बचेगा वो कितना हो जाएगा, इतने के बराबर आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है इसमें। अच्छा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 10 स्क्वायर इतना हो तो इसका स्क्वायर बताइए। आपको कुछ नहीं करना है, इनमें सब में क्या करिए, ठीक है, इनमें सब में आप 4 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, यानी कि 2 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। तो जब इसमें 2 कॉमन ले लेंगे यानी कि 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा ना, 1 का स्क्वायर। यहाँ कितना बचेगा, ठीक है, ये बचेगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ये 4 कॉमन लिया है मतलब 2, इसका सबका जो है क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करते चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 10 का स्क्वायर। अब देखिए 4 और मल्टीप्लाई इतना 385, और 385 से आप जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जो कितना होता है, 12 होता है ना। ठीक है, तो 12 का मतलब क्या हो गया, ये सब कुछ नहीं, हमारे पास क्या चीज़ है, ये वाला है और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये 12 से कम है, ये भी कम है और ये होगा नहीं क्योंकि इसी का स्क्वायर लिखा हुआ है। इसमें तो हमें क्या करना है, ये इसकी वैल्यू 4 4 गुना करना है, तो सिर्फ ये है। चाहे तो मल्टीप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं। समझ में आ गया। अगला प्रश्न है 1 2 1 3 5 7 99 और 128 को परस्पर गुणा किया जाए तब प्राप्त गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या बताइए। देखिए अजीब सा आपको क्या दिया हुआ है, इतने सब दिए गए हैं। अब ये यानी कि जो नंबर दिए गए हैं इस सब के सब नंबर क्या हैं, ठीक है, आपको पता है कि इसमें ये जो आएगा, पहले आप क्या करिए, इनमें कहीं पर भी 2 नहीं आएगा, इतना याद रख लीजिए। इनको कहीं भी 2 नहीं आएगा। हमारे पास क्या है, 128 है। ठीक है, तो 128, ठीक है, इसे जब 2 से आप विभाजित करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64 और दूनी क्या हुआ, 128। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो 2 हमारे पास कितने आए, 7 आए। इतना पता चल गया। अब हमें ये देखना है कि इसमें 5 कितने आएंगे। ठीक है, तो इसमें 5 कितने होंगे, 7 2 आ गए ना। तो अब इसमें जब ऐसे ऐसे लिखते चले जाएंगे, एक तो 5 मिलेगा, एक कितना मिलेगा, 15 मिलेगा, फिर एक क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। ठीक है, फिर एक क्या मिलेगा, 35 मिलेगा। ठीक है, फिर एक मिलेगा 45 और फिर एक मिलेगा 55। तो 1 2 3 4 5 6 और 65, ये तो मिलते ही गए 7। तो हमें कुल कितने जीरो यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है, कितने मिलेंगे, 7 ये हैं 7 ये हैं, तो कुल कितने जीरो मिलेंगे, 7। आगे मिलेंगे ही नहीं, 2 जब है तो चाहे जितने 5 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कितने मिलेंगे, 7 जीरो मिलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। इनको जब लिखेंगे तो इसमें ऐसे ऐसे यानी कि सब क्या है, विषम संख्याएं लिखी जा रही है ना, ऑड नंबर्स, और इसमें 2 2 होंगे। चलिए इसमें कह रहा है कि इसका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक का मतलब क्या हो गया कि इसे हमें इसका दोनों का निकालना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, 3 के से 2 गुणनखंड जिनका कि क्या हो, 4 के बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा x और फिर इसमें आएगा एक्स स्क्वायर, 3 एक कम 3, ठीक है, तो -3x और -x प्लस 3। यहाँ से x होगा कॉमन, क्या आएगा, x माइनस 3 और यहाँ पर -1 x माइनस 3। कितना बचा, x माइनस 3 और x माइनस 1। याद रखिएगा ये 2 चीज़ें बची हमारे पास। इसके बाद इसका निकालेंगे तो 6 के से 2 गुणनखंड जिनका कि क्या हो, 5 हो, तो 3 दूनी 6। तो अब 3 दूनी 6, तो इसका मतलब क्या चीज़ हो गया,
क्लियर हो गया कि हमारे पास क्या बचेगा, x-3 बचेगा। लघुत्तम समापवर्तक की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ आ गया x² और -2x -3x + 6। देखिए माइनस माइनस गुणा प्लस होगा, तो यहाँ पर x कॉमन, x-2 -3 कॉमन और x-3। तो अब इसके बाद हमारे पास बचा x-2, ठीक है, और x-3। तो x-3 का स्क्वायर अब आ गया x-1 x-2 x-3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x-1 x-2 x-3 का होल स्क्वायर, यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका लघुत्तम समापवर्तक। कह रहा है दो संख्याओं का लासा, ठीक है, 48 है। यदि वे संख्याएं 2:3 के अनुपात में हों तो उनका योग कितना होगा, ठीक है। अब इसमें लासा की बात कर रहा है, ठीक है, तो अनुपात दिया है तो कितना, 2:3 है। तो यहाँ पर जो संख्याएं होंगी वो यानी कि उसका लघुत्तम सम, यानी जो संख्या है वो कितनी है, एक तो 2x है, एक 3x है। तो इनका जो लासा होगा वो इतना हो जाएगा, और वो कितना है, 48 के, ठीक है। इन दोनों का गुणा किया इतना, और उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो मासा है वो x हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3×2 = 6, ठीक है, 6x इक्वल x², या x से क्या कर दीजिए, एक x काट दीजिए, तो 6x = 48। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48 / 6, तो 8 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। तो यहाँ आ गया 16, 16 और दूसरी हो गई 24, ठीक है। तो 16 और 24 कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो गया, और 5 8 40। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 40 रहेगा। देखिए जो इसका यानी महत्तम समापवर्तक होता है ना, वही इन दोनों के साथ होता है। तो 2x और 3x, यही यानी x जो है इसका मासा होगा, तो ये हो जाएगा। और फिर हमने क्या किया, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है, इसी का ही प्रयोग करके निकाला गया है। चलिए अगली जो है, यानी कि अगला प्रश्न है, कह रहा है एक साथ 11 बजे बजती हैं, तीनों क्रमशः 20 मिनट 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, ठीक है। तो देखिए इसका जो एलसीएम होगा, सबसे पहले क्या ले लीजिए, 20 30 और 40 का एलसीएम होगा 120 मिनट। तो 120 मिनट का, ठीक है, 120 मिनट का 60 से भाग दीजिए तो कितना है, 2 घंटा। तो 11 बजे बची हैं, तो 12 के बाद 1 बजे, तो 1 बजे क्या हो जाएगा, फिर से बजेंगे। इन तीनों का एलसीएम लीजिए, इसका भी और इसका भी, जितना आ रहा है उससे घंटे से यानी 60 से भाग दीजिए, हमें पता चल जाएगा कितने घंटे के बाद बजेंगी। तो 60 से भाग दे दिया तो 2 घंटे बाद, तो 11 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अपराह्न कितना, 2 बजे वो एक साथ फिर बजेंगी। जब इस तरह का है ना, यानी कि घंटी बजे, लाइट जलें, ट्रैफिक लाइट, तो इसी तरह से होता है, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि आपको बताना है 6 7 16 51 208, इसके बाद आगे कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए इसमें जो है यानी कि निकालेंगे हम, तो ये यानी कि 6 एक गुणा किया, 6 कम 6 7, हाँ यही तो आएगा। 6 में 1 का गुणा करके 1 जोड़ा, 7 आया। 7 में 2 से गुणा करके क्या कर दे, 2 7 दूनी 14, 2 16 हो गया। 16 दूनी 16, सॉरी 3 से 16 3 48 और 3 51, ठीक है। अब किसमें, यानी कि इसके बाद चौको हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, 208 को हम 5 से गुणा करेंगे और इसमें 5 जोड़ देंगे, तो 5 8 40 और 5 किस किस में 5 है, 1045, यही उत्तर हो जाएगा, आगे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको क्या मिला कि इसमें 6 कम 6 1 7, 7 दूनी 14 2 16, 16 दूनी 16 तियाँ 48 3, और यानी इसका 4 गुना तो इसका 5 गुना और फिर 5 जोड़ दीजिए, तो
8 पंचे 40 और 5 कितना हो गया 45। फिर गुणा करने की जरूरत नहीं है, अब टाइम बचाना है बस। अगला प्रश्न है कि इसमें श्रृंखला को खाली स्थान पर कौन पूरा करेगा। ये इतना इतना लिखा हुआ है, इसे क्या कर सकते हैं, आसानी से भर करके देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन शब्द क्या हो जाएगा, आएगा। पहले इसे करने का ढंग ये है कि पहले पूरा काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है ना, या तो यानी कि 4 4 का बनेगा, पक्का है इसमें। तो 4 4 का बनेगा मतलब क्या, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ तक, ये फिर ये फिर ये। तो अब यहीं से एक को निर्धारित कर लीजिए, फिर आपको यहाँ पर बच जाएगा। जैसे ए हो गया, बी भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर बी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो तभी बनेगा ए बी बी। ठीक है, और लास्ट में भी क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, फिर बी बी यहाँ पर हो गया, ए बी बी, और फिर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आपके पास बी ए, तो बी ए किस में है, ये वाला है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर बी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सॉरी ए, और फिर ये हो जाएगा। तो बनेगा आपका ए बी बी ए, इसका सेट बन रहा है, ए बी बी ए का सेट बन रहा है। ठीक है, फिर से ए बी 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 ए, और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा। तो आप ये वाला होगा। ये तो बहुत इजी होता है, रख करके, नहीं है तो इतना एनी टाइम होता है, रख करके देख सकते हैं। चलिए, इनमें बताना है कि इनमें अलग कौन सा है। मील, सेंटीमीटर, लीटर और गज। पता चल गया, लीटर नापने के लिए होता है, कौन सी, तरल पदार्थ को। आयतन नापने के लिए, और ये सब लंबाई नापने के लिए होता है। मार्च, अप्रैल, अगस्त और क्या, दिसंबर। अप्रैल 30 दिन का होता है, बाकी सब क्या होते हैं, 31 दिन के होते हैं। बस, स्कूटर, साइकिल और क्या, नौका। तो इसमें बस, स्कूटर और साइकिल सब रोड पर चलती हैं, नौका किस पे चलती है, पता चल गया होगा आप लोगों को। ठीक है, किस पर चलती है, पानी पर। चलिए, अगला प्रश्न है, 1 8 27। ठीक है, 1 8 हो गया, और फिर क्या हो गया, 27 हो गया। तो 1 8 27 से क्या हो जाएगा, इसमें एक जो है, यानी कि आपका 1 की घात 3, और फिर ये है 2 की घात 3, तो ये 3 की घात 3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 की घात 3, 3 इन 3 बार गुणा, तो 4 चौक 16, चौको 64, ये हो जाएगा। 24 126, और यहाँ पर क्या है, 48 है। देखिए, इसे यदि ध्यान से समझें तो 24 है ना, ये इसीलिए बोलते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ सबको कि आपको वर्ग आना चाहिए। 24 है तो ये कितना लिखा है, 25 में से एक कम है। 26 है, ये 125 में से क्या चीज़ है, एक ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, 5 का वर्ग में से एक कम, यहाँ पर 5 के घात 3 में से एक अधिक, तो ये क्या है, 7 के वर्ग में से एक कम, तो यहाँ 7 की घात 3, यानी कि 343 में से एक जोड़ दीजिए तो 344, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 344। समझ में आया। 5 का वर्ग में से एक कम, 5 के यानी कि घन में से, यानी घात 3 में से एक ज़्यादा, तो 7 के वर्ग में से एक कम, तो 7 के घन में से 3 ज़्यादा, यानी 3 में से एक ज़्यादा। एक स्कूल के ने वार्षिक खेल सप्ताह के दौरान शतरंज, टेबल टेनिस, कैरम, खो खो और वॉलीबॉल की प्रतियोगिताएं आयोजित की। सोमवार से शनिवार तक हर एक दिन एक खेल हुआ, एक दिन आराम का रखा गया। 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। ठीक है, कैरम की प्रतियोगिता पहले या अंतिम दिन में नहीं हुई। टेबल टेनिस की प्रतियोगिता से पहले हुई। खो खो की प्रतियोगिता टेबल टेनिस की प्रतियोगिता वाले दिन के तत्काल बाद हुई। शतरंज की प्रतियोगिता आराम वाले दिन हुई। ठीक है, आराम वाले दिन के तत्काल पिछले दिन हुई थी। खो खो की प्रतियोगिता, वॉलीबॉल की प्रतियोगिता दिन के
2 दिन अंतर था। वॉलीबॉल की प्रतियोगिता आराम वाले दिन के तत्काल बाद वाले दिन को हुई। अब इसमें से निकालना है आपको, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर दिन लिख लीजिए, ठीक है, और इधर आपकी प्रतियोगिता हो गई, ठीक है। तो यानी कि सोमवार को, अभी कह रहा है कि खो खो और वॉलीबॉल की सोमवार से शनिवार तक है, ठीक है। कैरम की प्रतियोगिता पहले या अंतिम दिन नहीं हुई, तो कैरम ना तो सोमवार को हुआ और ना ही शनिवार को हुआ, ठीक। अब कह रहा है एक दिन आराम का था, लेकिन टेबल टेनिस की प्रतियोगिता से पहले हुई। तो इसका मतलब हुआ कि सोमवार यानी पहला दिन, मैं दूसरा दिन लिख रहा हूँ, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठवां दिन और कौन सा हो गया, सातवां दिन। अब इसमें कह रहा है कि टेबल टेनिस की प्रतियोगिता से पहले हुई है, किसकी, कैरम। तो इसका मतलब क्या हुआ, कैरम इनमें से किसी में होगा, यानी कि या तो 2 को या 3 को या 4 को या 5 को या तो 6 को किसी दिन होगी, ठीक है। और टेबल टेनिस से पहले हुई, यानी कि टेबल टेनिस से पहले क्या हुई, कैरम हुई, ये हो गया। फिर है, कह रहा है खो खो की प्रतियोगिता टेबल टेनिस की प्रतियोगिता वाले दिन के तत्काल अगले दिन हुई। तो जिस दिन टेबल टेनिस हुई उसमें दिन, उसके बाद क्या हो गया, खो खो हुआ, ये दोनों सेट हो गए। अब इसके बाद कह रहा है कि शतरंज की प्रतियोगिता आराम वाले दिन के तत्काल पिछले दिन हुई थी, ठीक है। तो जिस दिन आराम था, जिस दिन आराम था उस दिन जो है उसके तुरंत पहले हुई थी, कौन सी, शतरंज। अब इसके बाद कह रहा है खो खो की प्रतियोगिता के दिन और वॉलीबॉल की प्रतियोगिता दिन के बीच 2 दिन का अंतर है। और कह रहा है कि वॉलीबॉल की प्रतियोगिता आराम वाले दिन के तत्काल बाद वाले दिन में हुई थी। तो इसका मतलब ध्यान से समझिएगा कि जो, यानी कि शतरंज की प्रतियोगिता, यानी कि शतरंज, फिर आराम का दिन, और फिर क्या चीज हो गई, वॉलीबॉल, ये हुआ, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अब यहीं पर समझिएगा कि वॉलीबॉल, खो खो की प्रतियोगिता के दिन और वॉलीबॉल की प्रतियोगिता के दिन 2 दिन का अंतर है, ठीक है। तो एक हो गया, यानी कि वॉलीबॉल और खो खो, ठीक है, 2 दिन का अंतर है। इसका मतलब क्या चीज़ है कि आपका यहाँ पर यदि ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार को हुआ तो बृहस्पति और शुक्र को छोड़ करके शनिवार को, ठीक है, यानी कि शनिवार को ये आयोजित की जाएगी, क्योंकि इसमें जो है ना तभी आपका सेट बैठेगा। अब आपका पूरा क्या हो गया, सेट बैठ गया। ये शतरंज है, ठीक है। फिर उसके बाद है आराम का दिन है इस दिन, मंगलवार को। फिर इस दिन वॉलीबॉल होगा। अब वॉलीबॉल के बाद आपका क्या चीज़ कह रहा है कि यहाँ पर खो खो 7वें दिन यानी शनिवार के दिन होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आपके पास सिर्फ ये बचा हुआ है चौथा दिन। चौथा दिन में आप क्या कर देंगे, कैरम को रख देंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 वॉलीबॉल है। अब इसके बाद चलिए, अच्छा, 1 2 3 4 5 हैं तो पूरे। अब ये बन गया है, उत्तर खोजिए। अब उत्तर खोजने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। निम्नलिखित में से आराम वाला दिन कौन था, मंगलवार, निकल गया। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि खो खो और कैरम प्रतियोगिता के दिनों के बीच कितने दिन का अंतर था। तो खो खो और कैरम प्रतियोगिता के दिन बीच में कितने दिन का अंतर था, 1 दिन का अंतर था, ठीक है। तो 1 दिन का अंतर का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि खो खो और कैरम, यानी कि कैरम और खो खो के बीच में टेबल टेनिस खेली गई थी,
शुक्रवार के दिन। शतरंज की प्रतियोगिता कौन से दिन को हुई थी? तो शतरंज पहले पता चल गया, सोमवार को हुई थी। कौन सा कथन गलत है? कैरम प्रतियोगिता टेबल टेनिस प्रतियोगिता के तत्काल पिछले दिन हुई थी। बिल्कुल सही है ये। ठीक है, अब कह रहा है जिस जिस दिन शतरंज यानी जिस जिस दिन शतरंज और टेबल टेनिस की प्रतियोगिता हुई उनके बीच 3 दिन का अंतर था। तो शतरंज और इसके बीच में कितने दिन का अंतर था? ठीक है, इनके बीच में शतरंज और इसका ये भी ठीक है, 3 दिन का अंतर था। कह रहा है कि शतरंज जिस दिन हुआ तो सोमवार को हुआ, टेबल टेनिस किस दिन हुआ? शुक्रवार को हुआ। तो मंगल बुध और बृहस्पति 3 दिन का अंतर। अब चौथा ही बिना पढ़े हुए क्या हो जाएगा? यही गलत होगा। आराम वाले दिन और जिस दिन कैरम प्रतियोगिता हुई उसके बीच 2 दिन का अंतर था। ठीक है, नहीं 1 दिन का अंतर था। ठीक है, उस दिन में जो है ना 1 दिन का अंतर था। चलिए आगे प्रश्न है, खो खो प्रतियोगिता कौन सा कथन सही है? खो खो प्रतियोगिता टेबल टेनिस प्रतियोगिता के बाद हुई। ठीक है, बिल्कुल सही है। खो खो की प्रतियोगिता टेबल टेनिस के बाद हुई। शतरंज की प्रतियोगिता गुरुवार को हुई, गलत है, सोमवार को हुई थी। बुधवार को कोई प्रतियोगिता नहीं हुई, गलत है। टेबल टेनिस की प्रतियोगिता शतरंज की प्रतियोगिता से पहले हुई, ये भी गलत है। हमारा पहला वाला सही निकल गया। हुई एक घन में सदैव होते हैं, तो एक घन में सदैव क्या होते हैं? 8 कोने होते हैं, बिल्कुल। 6 फलक होते हैं, 12 किनारे होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? सभी सही हो गया। और एक घन में क्या होते हैं? 8 कोने होते हैं, इसमें भी वही है। 12 किनारे होते हैं और क्या होते हैं? 6 फलक होते हैं, यानी कि सब सही है इसमें। तो स्टूडेंट्स ये प्रश्न थे और मैंने कोशिश किया है आप लोगों को समझाने की। आप लोग इन प्रश्नों को कर लीजिए और आसानी से आप लोगों को इनमें आ जाएगा 1-2 बार देखने के बाद। और आप लोग बोलेंगे तब मैं एक और वीडियो बना दूंगा इसी का, अन्यथा आप लोग इसमें से तैयारी कीजिए। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, शेयर कीजिए अपने चैनल को। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने ग्रुप्स में भी शेयर करिए, जिससे कि जो लोग हम लोगों के साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं वो तैयारी कर सकें। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से करिए और साथ ही साथ पढ़ाई करते हुए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ठीक है, और ऐसे पढ़ाई करिए जिससे कि इस बार ज़रूर सिलेक्शन लीजिए। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।